हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर गिरिराज न्यूज़पेपर से मई 2023 का सेकंड पार्ट है। ये पहला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा डी ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला की कंपाइलेशन भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसे भी ज़रूर देखें बिकॉज HPPSC के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हिमाचल वाला पोर्शन बढ़ चुका है और जो चीज़ें करंट में चली होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बेटर है कि जो 15-20 मिनट के करंट अफेयर्स हैं वो सब देख करके आप अपना ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन अपना है, हाउ मच रुपीज स्पीति वुमन विल गेट एज इंदिरा गांधी सम्मान निधि एवरी मंथ। इंदिरा गांधी सम्मान निधि के तौर पर स्पीति की जो वुमन हैं उनको कितने रुपए मिलेंगे। देखो, एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें हमारे जो CM हैं उन्होंने कहा कि जो स्पीति वुमन है उनको इंदिरा गांधी सम्मान निधि के तौर पर हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रख लें, इंदिरा गांधी सम्मान निधि, बिकॉज ये तो सब लोग जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 18 ईयर से ऊपर है महिलाएं, पात्र महिलाएं, जो भी योग्य महिलाएं हैं, योग्य पात्र हैं, उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। और किसके तौर पर? इंदिरा गांधी सम्मान निधि के तौर पर। इसमें जो स्पीति में रहने वाली छोमो है या फिर नन है उनको भी इंक्लूड किया गया है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया मंत्रिमंडल में, वो ये कि जो विद्यार्थी हैं उनकी स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपये दिए जाएंगे। हमने पहले भी ये न्यूज़ डिस्कस की थी। 600 रुपये दिए जाएंगे और ये DBT के तौर पर दिए जाएंगे। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उनके डायरेक्ट अकाउंट में ये रुपये जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of following reasons in Himachal are suitable for cultivation of saffron? सैफरन की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा रीजन सुटेबल है, योग्य है? नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं, सांगला वैली, टेसा इन चंबा, निर्मंड इन कुल्लू या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं वो सैफरन की कल्टिवेशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर में प्रेजेंट में J&K वाला जो रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट में जो सैफरन है उसे ग्रो करवाया जाता है। और हमारे इंडिया में जो सैफरन की इंपोर्ट है, सैफरन की जो नीड है पर ईयर, वो लगभग 100 टन है और ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? मोस्टली जो हमारा सैफरन है उसे हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं। तो इतनी सारी ज़रूरत है जिसको हम बाहर से पूरा करते हैं। तो इसके लिए हमारे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए CSIR IHBT ने ये पहल ली है। किसके साथ मिलकर के? जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर के ये क्या कर रहे हैं, जो सैफरन है हमारा उसको इन सारे रीजन्स में कमर्शियल कल्टीवेशन के तौर पर ग्रो करवा रहे हैं। CSIR IHBT को हमने देखा है कि ये बहुत सारे जो स्पाइसेस हैं और जो फ्लावर्स हैं उनकी कमर्शियल कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा है। जैसे कि अरोमा मिशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अरोमा मिशन के तौर पर जो हिमाचल है वहाँ पर जो सुगंधित फूल है उनकी खेती की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था सलूनी, जो चंबा का एरिया है, वहाँ पर वाइल्ड मैरीगोल्ड की खेती की जा रही है और किसान जो हैं बहुत सफल तरीके से इसे कर रहे हैं। सेकंड, लेवेंडर की खेती। लेवेंडर जो है वो आए दिन तो न्यूज़ में आता रहता है, मतलब इसकी खेती से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो न्यूज़ में बने रहते हैं। लेवेंडर की खेती करके लोग बहुत सारे लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। लेवेंडर भी अरोमा मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके साथ ही रिसेंट न्यूज़ में हमने देखा था कि रोज़ की कमर्शियल कल्टीवेशन को भी CSIR IHBT शुरू कर रहा है, बिकॉज ताकि जो रोज़ ऑयल की ज़रूरत है उसे हम इंडिया में ही पूरा कर सकें। तो ये सारे के सारे जो रीजंस हैं वो उपयुक्त हैं। इसके अलावा बड़ा बंगाल एरिया जो कांगड़ा में है, बड़ा बंगाल, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी उपयुक्त है केसर की कल्टीवेशन के लिए। और भरमौर वाला एरिया, ठीक है, भरमौर वाला जो एरिया है वो भी उपयुक्त है आपका केसर की कल्टीवेशन के लिए। तो ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं वो उपयुक्त हैं केसर की कल्टीवेशन के लिए। सांगला वैली में आर्टिकल इस तरह से आया था कि जो सांगला वैली है वहाँ पर सफल तरीके से इसकी कल्टीवेशन की जा रही है। ठीक है, और जिस हिसाब का क्लाइमेट केसर के लिए चाहिए होता है ये सारा वहाँ पर उपयुक्त है। केसर जो है वो जैसे मतलब इसके लिए कुछ एक क्राइटेरिया चाहिए होते हैं पौधे को उगाने के लिए, जैसे कि 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर अगर ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पर इस तरह के जो केसर जैसे प्लांट्स हैं वो ग्रो करवाते हैं। और किन्नौर का ये एरिया
किन्नौर के इस एरिया में इसी तरह का क्लाइमेट है। हमने देखा था कि जो CSIR IHBT है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत सारे स्पाइसेस को ग्रो करवा रहा है। जो आप लोगों को याद भी रखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कमर्शियल कल्टीवेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें इंक्लूडेड है आपके, एक तो हमने सेफ्रन देखा, दूसरा आपका आ गया मुलेठी। मुलेठी के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था हमने, दूसरा हमारा मुलेठी आ गया। इसके अलावा जो अनदर हैं उनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे हींग की कल्टीवेशन भी पहली बार इन्होंने CSIR IHBT वालों ने ही शुरू की थी, हींग की कल्टीवेशन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो हींग की कल्टीवेशन शुरू की गई CSIR IHBT ने जो शुरू की थी, वो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली बार शुरू की थी। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट है, ये इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और हमारी जो दालचीनी है, दालचीनी को भी पायलट परियोजना के आधार पर सबसे पहली बार कहाँ पर ग्रो करवाया जा रहा है, ऊना में ग्रो करवाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने के लायक हैं। अब इसका हम लोगों को फ़ायदा क्या होगा, अगर जो ये कमर्शियल कल्टीवेशन शुरू की जा रही है सैफरन की, तो इसका हमारे स्टेट को क्या फ़ायदा होगा। देखो, अगर स्टेट में ही कमर्शियल कल्टीवेशन को शुरू करेंगे, जो फार्मर्स हैं अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप्स के साथ अगर वो सैफरन जैसी चीज़ों को बोएंगे, तो उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी। इंक्रीज जो है हो जाएगी इनकी इनकम। इससे क्या होगा, स्टेट की जो इकोनॉमी है हमारी, उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, वैसे हमारी जो स्टेट की इकोनॉमी है, आप लोगों को पता ही है, टूरिज्म पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो स्टेट की इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इस तरह की क्रॉप्स को साथ में ग्रो करवाने से। ठीक, और इसके साथ हमारा जो देश है भारत, वो सेल्फ रिलायंट बनेगा। हमें बाहर से इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत दूसरी कंट्री से नहीं पड़ेगी। तो ये सारे फ़ायदे हो जाते हैं इन चीज़ों के। नेक्स्ट, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन अंडर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है, उसके अंतर्गत कितने रुपए लोगों को दिए जाएंगे, तो ये दिए जाएंगे आपके 1.5 लाख रुपए। अब आप लोग ये जान लो कि ये जो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है ये क्या है। जो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है, ये अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको घर बनाने के लिए फाइनेंशियल मदद, मतलब पैसों की मदद करती है घर बनाने के लिए, और इनको 1.5 लाख रुपए देती है सरकार। ठीक है, 1.5 लाख रुपए देती है। ये जो 1.5 लाख रुपए हैं, ये इनको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं, 75 हज़ार की। एक बार 75,000 की इंस्टॉलमेंट मिलेगी, फिर दूसरी बार मिलेगी। और ये जो घर बनाने 1.5 लाख में तो कोई घर नहीं बनता है, आप लोग भी जानते हो। तो कुछ एक अमाउंट जो है वो लाभार्थी को खुद देना पड़ेगा, घर बनाने में उसको भी अपना सहयोग देना पड़ेगा। इस योजना को शुरू कब किया गया था, तो ये जो योजना है इसकी घोषणा की गई थी 2020 में, जब हमारे एक्स CM थे जयराम ठाकुर जी, उन्होंने इसको घोषणा की थी इसकी। लेकिन उसके बाद क्या आ गया था, हमारा कोविड आ गया था। तो कोविड के आने के बाद क्या हुआ, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाई थी, मतलब फास्ट तरीके से नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये न्यूज़ में आर्टिकल इसलिए आया था कि करसोग वाला जो एरिया है, वहाँ पर लगभग 215 घरों को, मतलब 215 लोगों को ये घर का बेनिफिट मिला है। तो इम्पोर्टेंट स्कीम है, याद रखना, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के लोगों को घर बनाने के लिए इसके अंतर्गत हेल्प की जा रही है 1.5 लाख रुपए की। विधवा नारी जो हैं उनको भी घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की मदद की जा रही है। वो किस योजना के अंतर्गत की जा रही है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, हमने डिस्कस किया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच ऑफ फॉलोइंग लेक लॉन्ग ट्रैक आइस स्केटिंग नेशनल कंपटीशन वॉज हेल्ड। ये कहाँ पर करवाया गया था ये, तो ये आपका करवाया गया था नाको झील में। कहाँ है आपकी नाको झील? नाको झील आपकी है किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर में है और बहुत ही फेमस झील है ये जम जाती है, जो विंटर्स जब आती हैं तब ये झील जम जाती है। ये न्यूज़ में आपका इसलिए आया था कि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखो, या फिर एडवेंचर टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो एक बहुत ही फेमस बन चुका है नाको। और ये ज़्यादा फेमस अभी तब भी हुआ था रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग ट्रैक आइस स्केटिंग नेशनल कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। और ऐसा पहली बार हुआ था पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसने, पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ था कि 12,000 फीट के ऊपर ये लॉन्ग ट्रैक आइस स्केटिंग नेशनल कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया था। पूरे देश में से 15 राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और क्योंकि पहली बार ऐसे हुआ कि वर्ल्ड में
किसी एक जगह पर ऐसा किया गया तो इसके लिए इसका इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज करवाया गया। ठीक है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम भी दर्ज करवाया गया। तो ये भी आप लोग याद रखना ज़रूर कि लॉन्ग ट्रैक आइस स्केटिंग नेशनल कॉम्पिटिशन को कहाँ पर शुरू किया गया था। और ये न्यूज़ में इसीलिए आया हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूज़ में ये एक बहुत ही अच्छा सेंटर बन गया है रिलीजियस टूरिज़्म का और एडवेंचर टूरिज़्म का। तो इस जो लेक है इसकी हाइट है आपकी कितनी, 12,014 फीट। इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के तौर पर। आजकल लेक से क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछे जा रहे कि नाको झील कहाँ पर है, उनकी हाइट भी पूछी जा रही है। या इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि 12,014 फुट की ऊंचाई पर ये लेक स्थित है और रिसेंटली यहाँ पर फरवरी के मंथ में लॉन्ग ट्रैक आइस स्केटिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता को आयोजित किया गया था। तो इस लेक का नाम क्या है, तो इस लेक का नाम है आपका नाको, फैब में किया गया था ये। ठीक है, फरवरी में। अब इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लो कि क्यों ये लेक जो है वो ज़्यादा फेमस है। लेक जो है इसलिए भी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर क्या किया था, 10th शताब्दी में एक गोम्पा भी बनाया गया था। इस गोम्पा को विजिट करने के लिए भी लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ पे दूर दूर से। और ये गोम्पा बनाया गया था रत्नभद्र के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि जो किन्नौर वाला एरिया है वहाँ पे बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने में भी ये जो रत्नभद्र है इनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा हुआ है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, वो भी है। क्योंकि देखना कई बार पेपर में ऐसे होता है कि नया ही त्यौहार हमको देखने के लिए मिल जाता है, जो मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स में भी लिस्टेड नहीं होते हैं त्यौहार, वो भी हमें आ जाता है, पूछा जाता है। तो हम सोचते हैं कि ये कहाँ से पूछ लिया गया, बिकॉज इतने सारे लोकल लेवल पे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, सारे के सारे हर किसी भी बुक में सारे ही तो नहीं दिए होते हैं। तो ये जो दो नए हैं किन्नौर के, उनको भी आप लोग याद रख लो। एक आ गया आपका साजो और दूसरा आ गया आपका फागुल। ठीक है, जहाँ जहाँ आपके फेयर्स एंड फेस्टिवल हैं वहाँ पर इनको लिख लिया करो, जो भी न्यूज़पेपर में इस तरह के आते हैं। साजो और जो फागुल है दोनों ही आपके किन्नौर में मनाए जाते हैं। और जो नाको झील है वैसे तो इसके आसपास के एरिया के लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं। साजो जो है ये आपका मनाया जाता है जनवरी में और फागुल जो है ये आपका मनाया जाता है फरवरी में। फागुल फरवरी, फ से याद रख लेना। ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर जो आप लोगों के याद रखने के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बजट इज डिसाइडेड फॉर ईच राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हर एक जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है उसके लिए कितना बजट रखा गया है। हमारी जो नई सरकार है इन्होंने बोला है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डे बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा ताकि जो हिमाचल है वहाँ पर शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और टोटल जो है हमारे 68 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल वहाँ पर बनाए जाएंगे। तो हर एक के लिए जो बजट रखा गया है वो है आपका 44 लाख रखा है। और स्कूल के लिए, हर एक स्कूल के लिए 20 बीघा की ज़मीन जो है वो 20 बीघा की ज़मीन भी देखी जाएगी। तो 68 स्कूल आपके टोटल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक डे इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। वर्ल्ड बुक डेज, ये जो डेज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज पेपर में कौन सा डे कब मनाया जाता है एक आधा तो पूछ लिया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को। मैं कोशिश करूंगी कि करंट अफेयर्स में मैं इन इंपॉर्टेंट डेज को ज़रूर इंक्लूड करूं। वीकली हम डिस्कस करते हैं तो वीक में जितने भी डेज मनाए जाते हैं उनको हम अपनी डिस्कशन में 2 वीडियोस आती है बिकॉज करंट अफेयर की, तो दोनों में इंक्लूड कर पाऊँ बिकॉज इंपॉर्टेंट होते हैं डेज। तो 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक दिवस को मनाते हैं और 1995 में पेरिस में यूनेस्को के अधिकारियों ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन जिन्होंने पुमेरी पीक को फतेह किया था। पुमोरी पीक को, तो ये नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से सही आंसर है आपका बलजीत कौर। बलजीत कौर जो है वो हिमाचल की रहने वाली हैं। हिमाचल से कहाँ से रहने वाली हैं ये? सोलन की रहने वाली हैं। सोलन जिले के ममली गांव की ये रहने वाली हैं। ठीक, और ये न्यूज़ में रिसेंटली आई हुई थी बिकॉज इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा में जब ये चढ़ाई कर रही थी तो वहाँ उनके डेड होने की न्यूज़ आई थी, लेकिन इनका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया था। तो पुमोरी पीक को चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई थी। यहाँ पर
या आपको और भी नीचे यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये सारी की सारी फेमस पर्वतारोही हैं भारत की। जैसे सबसे पहली जो आ गई अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो है वो पहली फर्स्ट एम्पुटी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाया, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। एम्पुटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई पर्सन जिनका कोई भी अंग अब ना रहा हो, ठीक है। तो इनका भी एक्सीडेंट के दौरान इन्होंने अपनी लेग को खो दिया था। तो ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने किसी अंग को खोया है और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इम्पॉर्टेंट है ये सारी की सारी महिलाएं यहाँ पर। और इसके बाद जो हमारी अगली आ जाती है वो है मालवत पूर्णा। मालवत पूर्णा जो है यंगेस्ट इंडियन एंड यंगेस्ट फीमेल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। यंगेस्ट इंडियन और यंगेस्ट फीमेल, ठीक। और आगे आपकी आ जाती है यहाँ पर शिवांगी पाठक। तो शिवांगी पाठक आपकी कौन है? शिवांगी पाठक है आपकी यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल साइड, ठीक है। नेपाल की साइड से यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो सारी की सारी ये आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से भगवान हैं जिन्हें अनाज गुरु कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो ये आपके हैं यहाँ पर त्रिलोकीनाथ जी। त्रिलोकीनाथ मंदिर आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका लाहौल एंड स्पीति में। लाहौल और स्पीति के उदयपुर में। ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, लाहौल और स्पीति में भी एक उदयपुर है। केलोंग से लगभग 45 किलोमीटर में है ये। और ये जो इसका जो प्राचीन नाम है वो टुंडा विहार है। इसको भी आप लोग याद रखना, बिकॉज स्टैटिक जीके का पोर्शन है ये, ठीक है। स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है आपसे। प्राचीन नाम इसका टुंडा विहार है। और स्वांगला, जब हमने ट्राइब्स को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि जो स्वांगलाज हैं उनके दो गॉड हैं, एक मृकुला देवी और एक जो त्रिलोकीनाथ है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है उनके स्वांगलाज के बीच में, ठीक है। और जो तिब्बती भाषा बोलने वाले हैं यहाँ पर उनको बोला जाता है गर्जा फग्स्पा। हिंदू और बुद्ध दोनों ही इसको मानते हैं। हिंदू जो है उसे लॉर्ड शिव के रूप में माना जाता है, ठीक है। और जो बौद्ध देवता हैं उसको आर्य अवलोकितेश्वर के नाम से मानते हैं। कब बनाया गया था ये मंदिर? तो ये वाला जो आपका मंदिर है वो आपका 10th शताब्दी में बनाया गया था। 10th शताब्दी में ये आपका बनाया गया था। और इसकी जो 10th शताब्दी पर बनाया गया था, इसकी शैली जो है वो है शिखर शैली। ये भी याद रख लेना आप लोग, शिखर शैली है इसकी। टेम्पल्स के बारे में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूचन डांस इज अ डांस फॉर्म इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? भूचन डांस फॉर्म जो है हिमाचल के किस एरिया में है ये यहाँ पर? तो ये यहाँ पर आपका आ जाता है आंसर इसका। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, स्पीति वैली, पिन वैली, सांगला वैली, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाता है पिन वैली। पिन वैली में ये एक डांस फॉर्म है। भूचन नया है और इसको इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखना आप लोग, ठीक है। पिन वैली लाहौल स्पीति में इसे मनाया जाता है। होते क्या कौन है ये भूचन्स? भूचन या फिर इनको इस तरह से भी बोला जाता है, भूचन्स, इस तरह से लिखा जाता है इनको, भूचन्स, ठीक है। भूचन्स ये विशेष तरह के अनुष्ठान करते हैं और इनको यात्रा करने वाले लामा के रूप में भी माना जाता है। जैसे कोई लोकल बौद्ध लोग हैं, वो अपने धार्मिक शास्त्रों का जाप करने के लिए या फिर किसी तरह के अनुष्ठान इन्होंने करवाने हों तो उसके लिए इन लोगों को ये बुलाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके घर से आपके घर वाले एरिया से बुराई को वहाँ से भगाना है तो ये क्या करते हैं, इनको झाड़ फूंक के लिए जाना जाता है। लगभग गांव और घरों से अगर आपको बुराई भगानी है तो उसके लिए ये क्या करते हैं, एक तरह का नृत्य करते हैं, ठीक है। एक तरह का नृत्य करते हैं, उसी के लिए ही इनको जाना जाता है। तो उसी को भूचन डांस भी कहा जाता है और इन लोगों को भूचन्स कहा जाता है। जिस तरह की झाड़ फूंक के लिए इन्हें जाना जाता है उसे सेरेमनी ऑफ ब्रेकिंग द स्टोन भी कहा जाता है, ठीक है। तिब्बत का जो वेस्टर्न तिब्बत है वहाँ पर लोग इसको करते थे। क्या बोला मैंने आपको? इसे सेरेमनी ऑफ द ब्रेकिंग स्टोन, ठीक है। तो वेस्टर्न तिब्बत में इसे किया जाता था। याद रखना आप लोग, भूचन्स जो होते हैं ये एक तरह के डांस करते हैं, नृत्य के रूप में नृत्य करते हैं जो घर और गांव से क्या करता है, बुराई को भगाता है। दुर्लभ पूजा होती है, ये रेयर पूजा होती है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नोन एज गर्जा और अननोन कंट्री। गर्जा और अननोन कंट्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाहौल स्पीति को। अब लाहौल स्पीति यहाँ पर आ गया है, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल क्या, जो लाहौल स्पीति की एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर कि लाहौल स्पीति में क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस लाहौल स्पीति को जो है अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जिसमें एक तो आपका लाहौल आ गया, दूसरा आपका गर्जा आ गया, ठीक है, और तीसरा आपका आ गया स्वानल एरिया बोलते हैं या स्वांगला। स्वानल एरिया जहाँ पे ये लोग स्वांगलाज रहते हैं पट्टन वैली के पास, वहाँ के एरियाज़ को स्वानल एरिया बोलते हैं। तो लाहौल को इस नाम से भी वहाँ से जाना जाता है। इसके अलावा जो लाहौल स्पीति है उसका हेडक्वार्टर है आपका किलोंग में, ठीक है। एरिया कितना है लाहौल स्पीति का? आपका 13,833 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। और इसके अलावा जो भाषाएं हैं यहाँ पर कौन कौन सी बोली जाती है? भाषाएं आपके यहाँ पर बोली जाती है भोटी, दूसरी आ गई आपकी मंछड़, तीसरी आ गई आपकी चांगसा और एक गहेरी। ये भाषाएं नॉर्मली यहाँ पर बोली जाती हैं। नेक्स्ट आ गई आपकी लाहौल स्पीति जो है डिस्ट्रिक्ट में कब बना था? ये पंजाब का, ये 1960 में यहाँ पर बना था, ठीक। और यहाँ पर जो फेमस मोनेस्ट्रीज हैं आपकी वो कौन कौन सी है? फेमस मोनेस्ट्री आपकी एक तो आ गया करदांग गोम्पा, बहुत फेमस है यहाँ का, करदांग गोम्पा आ गया। दूसरा गुरु घंटाल, ठीक है, गुरु घंटाल भी यहाँ का बहुत फेमस है। शशूर, तायूर, गेमूर, ठीक है, शशूर, तायूर, गेमूर, ये भी यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है। लाहौल वर्ड जो है उसका मतलब होता है कंट्री ऑफ गॉड्स या फिर कंट्री ऑफ पासिस, दर्रों का देश या फिर भगवान का देश। 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से हम लोग यूज़ कर रहे हैं लाहौल नेम को। वैली ऑफ ग्लेशियर लाहौल को किसने कहा था? एंड्रयू विल्सन ने 1873 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड्रयू विल्सन ने कहा था इसको वैली ऑफ ग्लेशियर। हमने अपने पासिस वाले में देखा था कि लाहौल स्पीति में कौन कौन से पास हैं इंपॉर्टेंट। रोहतांग पास है, बंगाल पास है, शिंदौन पास है, बारालाचा, कुगती, कुंजुम पास है, ठीक। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें थी लाहौल स्पीति के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस की है। बाकी फेयर्स एंड फेस्टिवल है वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो सारे आप लोगों को पता ही होंगे। लदारचा, सीशू फेयर, फागली फेयर, फागली फेयर को ही हम कुन फेयर भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। फागली फेयर को ही कुन फेयर भी कहा जाता है। पोरी फेयर, ठीक है, त्रिलोकीनाथ के मंदिर में जो पहले डिस्कस किया ना, त्रिलोकीनाथ मंदिर, वहाँ पर इस पोरी फेयर को पोरी फेयर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा फेमस डांसेस भी देखी लोग, इसके कौन कौन से हैं फेमस डांसेस? इसके पहले तो आ गया आपका शहनी, दूसरा आ गया घूरे, ठीक है, और आ गया आपका गरफी। गरफी जो है आपका ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस है लाहौल स्पीति में, इम्पॉर्टेंट भी है इसलिए ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है ये। नेक्स्ट आ गया आपका बेताज, कम्युनिटी है ये प्रोफेशनल डांसर की। तो लाहौल स्पीति के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश पूरे देश में एरिया के टर्म्स में कहाँ पर स्टैंड करता है? तो ये आ गया आपका 17th। विच फेयर ऑफ चंबा इज सेलिब्रेटेड फॉर रानी? कौन सा ऐसा मेला है जिसे एक रानी की याद में मनाया जाता है? तो ये आपका नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं और ऑप्शन में से आपका इसका सही आंसर है यहाँ पर सूही मेला। सूही मेला जो है आपका 3 दिन का होता है ये, और ये आपका हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। सूही मेले की एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं और लेडीज़ हैं सिर्फ वहीं पर जा सकती है, मतलब आदमी यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ लेडीज़ और जो बच्चे हैं वही यहाँ पर जा सकते हैं। सूही मेला रानी नैना के याद में मनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। सुनैना, सॉरी नैना नहीं, इनका नाम सुनैना था, इनको रानी सूही के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी शादी यहाँ पर चंबा में हुई थी तो उस टाइम क्या हुआ था, चंबा में पानी की बहुत सारी दिक्कत थी। तो पानी की दिक्कत थी तो जो राजा हैं एक बार उनको उनके सपने में इस तरह से आया कि जहाँ से पानी, मतलब ऐसा किया गया कि जैसे बाहर से कूल्हे नहीं होती जहाँ से पानी लाया जाता है, बाहर से कुल जैसे ला रहे थे, तो ऐसा राजा को सपना आया कि अगर इस कुल के पास किसी की यहाँ पर बलि चढ़ा दी जाएगी या किसी लेडी की या फिर किसी बच्चे की, तो ही यहाँ से पानी निकलेगा, ऐसे पानी नहीं निकलेगा। तो राजा वहाँ पे परेशान रहने लगे। जब ये जो रानी सूही है और रानी सुनैना, इन्होंने राजा से पूछा कि भाई आप क्यों इतने परेशान रहते हो, तो राजा ने सपने की बात बताई और रानी सुनैना जो है एकदम तैयार हो गई अपना सेक्रीफाइस यहाँ पर देने के लिए। राजा ने उनको मना भी किया कि नहीं,
मतलब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी रानी सुनैना ने अपना सेक्रीफाइस दिया। और जैसे ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने सेक्रीफाइस दिया, पानी यहाँ से निकलना शुरू हो गया। तो एक तरह से जो प्यासा चंबा है, चंबे की प्यास बुझाने के लिए, रानी सुनैना के बलिदान को याद करने के लिए ये सूही मेला यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक, और यही थी हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किए हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर, साथ में स्टैटिक जीके का कुछ एक पोर्शन भी, जो चीज़ें न्यूज़ में थी वो स्टैटिक जीके का थोड़ा सा डिटेल में। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।